हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। एसएससी जीडी 2022-23 में जो परीक्षा होने वाली है दोस्तों, उसका जो जीएस और जीके के जो सेशन 8 था उसमें वॉइस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई और वॉइस की प्रॉब्लम आने की वजह से वो सेशन एक तरह से कैंसिल करना पड़ा। और उस सेशन का सेपरेट वीडियो है, हम इस माध्यम से आपको वह पूरा सेशन करा रहे हैं दोस्तों। यदि कोई क्वेश्चन आपका छूट गया है, उस सेशन में आप नहीं कंप्लीट कर पाए हो, तो इस वीडियो को देखकर आप पूरा सेशन कंप्लीट कर लीजिए। यह सेशन की तरह ही एक वीडियो होगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एसएससी जीडी के लिए, और ख़ासकर एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण है। और बाकी के जो एग्ज़ाम्स हैं, केवीएस है, सुपर टेट, रेलवे पुलिस है, और एग्ज़ाम्स हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको इसमें रखा गया है। पिछले वर्षों के जो प्रश्न आए हुए हैं उनको भी इसमें किया गया है कवर, और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे दोस्तों उनको भी साथ ही साथ कवर किया जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक ज़रूर करके जाएं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन आता है अगला। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन के आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय प्रसिद्ध क्यों है ये आपको बताना था। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था। ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा और दादा भाई नौरोजी इसके छात्र रहे। ऑप्शन सी है ए.ओ. ह्यूम इसके प्राचार्य हैं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं पर हुआ था। और जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है, इनका एक महाविद्यालय और था। वह महाविद्यालय नहीं दोस्तों, वो हॉस्पिटल था। गोकुलदास तेजपाल हॉस्पिटल के नाम से, अस्पताल के नाम से उसको जाना गया था। तो यहाँ की ये क्यों प्रसिद्ध है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देश विदेश में टेलीफोन ट्रैफिक के बेहतरीन संचालन के लिए देश का पहला टेलीपोर्ट कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी चेन्नई। चार ऑप्शंस दिए हैं दोस्तों। चार में से इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि देश विदेश में टेलीफोन ट्रैफिक के बेहतरीन संचालन के लिए देश का पहला टेलीपोर्ट कहाँ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बेंगलोर। बेंगलोर में यह स्थापित किया गया था। बेंगलोर को दोस्तों यहाँ पर आपको बात बता देते हैं कि बेंगलोर को सिलिकॉन वैली, क्या दोस्तों, सिलिकॉन कॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलोर जो राजधानी है वह कर्नाटक की राजधानी है दोस्तों। और कर्नाटक के जो सीएम हैं वह स्वराज बोम्बई से कर्नाटक के सीएम हैं। राज्यपाल कर्नाटक की अगर बात की जाती है तो थावर चंद्र गहलोत इसके जो राज्यपाल हैं वह हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका। वर्तमान लोकसभा में सबसे वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित था। तो किस पर स्थानों का आवंटन आधारित था? ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 1951 की जनगणना पर, ऑप्शन बी 1961 की जनगणना पर, ऑप्शन सी 1971 की जनगणना पर, ऑप्शन डी 1991 की जनगणना पर। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है जो कि आधारित थी वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का जो आवंटन किया गया था वह किस जनगणना पर आधारित था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर है 1971 की जनगणना पर आधारित है। और 1971 की जनगणना पर ही लोकसभा में जो प्रत्येक राज्य का स्थान है वह मिला हुआ है। लोकसभा में जो कुल कितनी सीटें हैं दोस्तों? तो लोकसभा में 552 सीटें हैं और वर्तमान में 545 सीटों का चयन किया जाता है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा यूपी की हैं। यूपी की लोकसभा में 80 सीटों को यानी 80 प्रतिनिधि यूपी के चुने जाते हैं दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पर राज्यसभा की। तो राज्यसभा में 252 सीटें हैं दोस्तों, और 252 में से 245 का चयन किया जाता है दोस्तों यहाँ पर। और राज्यसभा जो होता है स्थायी सदन होता है दोस्तों। कैसा सदन होता है? स्थायी। और लोकसभा जो होता है अस्थायी सदन होता है दोस्तों। और दूसरा यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि अस्थायी सदन के साथ साथ
राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। कितने का दोस्तों? 6 वर्ष का। और लोकसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता और लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ये थे इससे फैक्ट रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, इसकी अध्यक्षता में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1929 हुआ था, लाहौर वाला अधिवेशन? ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। करेक्ट आंसर दोस्तों आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। बाल गंगाधर तिलक थे अध्यक्ष, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले थे अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी, या फिर जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर मोतीलाल नेहरू। 4 ऑप्शंस में से दोस्तों आपका एक ऑप्शन सही है। कमेंट आप कर सकते हैं। जैसे जैसे आप वीडियो देखते जा रहे हैं उसी तरह से आप कमेंट भी करते जाइए दोस्तों। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर अच्छा लगे तो, क्योंकि लाइक करने से आपके हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और उसी हिसाब से हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट को लाकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू है। 1929 में लाहौर के अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये सबसे ज़्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। ये 15 अगस्त 1947 से लेकर 1947 से लेकर और यह 1964 तक रहे थे दोस्तों, यानी 15 साल का समथिंग इनका जो कार्यकाल था। और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों इलाहाबाद में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह दिल्ली में हुई थी। भारत रत्न से इनको नवाजा गया था 1955 में दोस्तों, ये आपको याद रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से रिलेटेड फैक्ट। और इनकी जो एक पुस्तक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो भी आपको याद रखनी है कि किसकी लिखी हुई है, तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की लिखी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 5 है। ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी श्वेत क्रांति, ऑप्शन सी नीली क्रांति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति से है, श्वेत क्रांति से है, नीली क्रांति से है, या इन सभी से है? बताइए आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए हमारे लिए। तो दोस्तों जो इंद्रधनुष क्रांति है उसका इंद्रधनुष जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं दोस्तों? 7 कलर होते हैं। और 7 कलर इट मीन्स ये होता है कि इंद्रधनुषी क्रांति है वो कई क्रांतियों से मिलकर बनी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति, सभी क्रांतियों से मिलकर बनी हुई है इंद्रधनुष क्रांति जो है। और हरित क्रांति किसके लिए है दोस्तों? तो हरित क्रांति गेहूं उत्पादन में वृद्धि के लिए थी। श्वेत क्रांति, इसको दुग्ध क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और दुग्ध क्रांति जो दोस्तों दूध से संबंधित है, दूध के उत्पादन में डेयरी उद्योग से संबंधित थी। नीली क्रांति जो दोस्तों है वह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, मत्स्य माने से मछली से संबंधित है। और इनके जो दोस्तों जनक हैं, वो जनक भी आप जान लीजिए। तो हरित क्रांति के जो जनक हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं दोस्तों। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और श्वेत क्रांति के हैं वो वर्गीज कुरियन हैं दोस्तों, वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन, कुरियन दोस्तों। श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो वर्गीज कुरियन हैं। और जो मत्स्य क्रांति है दोस्तों, मत्स्य उत्पादन के लिए जो बढ़ोतरी के जो जनक हैं वह हैं हीरालाल चौधरी, हीरालाल चौधरी। कौन है दोस्तों? हीरालाल चौधरी हैं। तो इन सभी को आपको याद रखना है। ये जो फैक्ट थे क्लियर हैं। ये ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कोई ना कोई क्रांति एक तरह से आपके यहाँ पे आई जाती है कि लाल क्रांति, या लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो वो टमाटर से संबंधित है। टमाटर में बढ़ोतरी के लिए लाल क्रांति को लाया गया था। गोल क्रांति भी आती है। तो इसी तरह सभी क्रांतियाँ आती रहती हैं। और जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में मैं उन्हें लेकर आपके लिए आता रहता हूँ। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फारस भेजा था? तो जो फारस के शाह का चित्र बनाने के लिए जहांगीर ने किसको भेजा था? बिशन दास को, उस्ताद मंसूर को, अब्दुल हसन को, और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपको बताना है दोस्तों, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने का तरीका आपका यह है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 का ए सही है तो ए लिखना है, अगर बी सही है तो आपको दोस्तों बी लिखना है, और सी सही है तो आपको दोस्तों सी लिखना है, और डी सही है तो आपको डी लिखना है। इस तरह से आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों अपना आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप बताइए एक बार कमेंट करके कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका बिशन दास, ऑप्शन एकदम से राइट आंसर है। जहांगीर ने बिशन दास को ही फारस के शाह का चित्र बनाने के लिए ईरान भेजा था।
ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। जहांगीर जो था मुग़ल बादशाह था, मुग़ल बादशाहों में चौथे नंबर का बादशाह था दोस्तों। चित्रकारी चरम पर थी इनके शासनकाल में दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और ये अकबर का पुत्र था। सबसे पहला जो मुग़ल बादशाह था वो बाबर था, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद था जहांगीर। ये आपको क्रम में भी याद रखना है। बाबर ने मुग़ल बादशाह था बाबर, जिसने के मुग़ल सल्तनत की स्थापना की थी दोस्तों। ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो आपको ये याद होना चाहिए, बिहार है क्या, मध्य प्रदेश है क्या, पश्चिम बंगाल है क्या, या फिर उत्तर प्रदेश है। चार में से कोई भी एक ऑप्शन आप कमेंट कर सकते हैं हमें। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। वो कितने भेजता है दोस्तों? वो 80 प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है दोस्तों लखनऊ है, और उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, और जो गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश के वो आनंदीबेन पटेल हैं। विधानसभा में उत्तर प्रदेश का जो सीट हैं दोस्तों विधानसभा में वो 403 है। 403 सीटों पर लड़ने के बाद में जिसका बहुमत ज़्यादा होता है उसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाती है दोस्तों। विधान परिषद में 100 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं दोस्तों? 100। राज्यसभा में 31 सीटें हैं, और लोकसभा में 80 प्रतिनिधि, राज्यसभा में 31 प्रतिनिधि। सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में उत्तर प्रदेश से ही जाते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो पलाश का है दोस्तों। कौन सा है? पलाश का। और जो आपका पशु है वह बारहसिंगा है दोस्तों। क्या है दोस्तों? बारहसिंगा। बारहसिंगा आपका राजकीय पशु है, और पलाश आपका राजकीय पुष्प है। ये आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, मंत्रिपरिषद बुलाती है, लोकसभा अध्यक्ष बुलाता है, या राज्यसभा का सभापति बुलाता है? राज्यसभा के सभापति से याद आता है दोस्तों, यहाँ पर राज्यसभा के सभापति को उपराष्ट्रपति भी कहते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष है, और मंत्रिपरिषद है, और राष्ट्रपति है। इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक को बुलाता है दोस्तों, और संसद जिनसे बनती है तो राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, और दोनों सदनों को अगर वो बुलाता है तो वह राष्ट्रपति बुलाता है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों वह द्रौपदी मुर्मू हैं, ये भी आपको याद रखना है। इस राष्ट्रपति का पद का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वह 5 वर्ष का होता है। 5 लाख रुपए पर मंथ इनको मिलता है दोस्तों। सभी खर्चों से अतिरिक्त 5 लाख रुपए पर मंथ इनको मिलता है। इनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष से लेकर दोस्तों 65 वर्ष तक की होती है। न्यूनतम और अधिकतम आयु यानी कि कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम 65 वर्ष तक वह अपने पदभार ग्रहण कर सकता है, कार्यभार संभाल सकता है दोस्तों। और वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वह उपराष्ट्रपति होते हैं, और जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं वह जगदीप धनखड़ हैं। ये आपको याद रखने हैं फैक्ट्स दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी राणा प्रताप। चेतक घोड़ा जो है किससे संबंधित है? राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ये आपने जो कविता है दोस्तों 1 2 3 4 5 की क्लास में आपने देखी होगी। इन्हीं क्लासों में ये कविता ज़्यादातर चलती है कि राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। चेतक की वीरता इसका नाम है दोस्तों, तो ये आपको याद करना है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, राणा प्रताप। राणा प्रताप के बारे में आपको बता दिया जाए कि महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया इनका पूरा नाम था। मेवाड़ के 13वें महाराजा थे। ये वीरता, शौर्य, पराक्रम और दृढ़ दृढ़ संकल्प के लिए आज भी जाने जाते हैं दोस्तों। तो ये इनसे रिलेटेड फैक्ट्स से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? ऑप्शंस दे रखे हैं, यानी कि कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था उनका, और पद पर आसीन रहते ही उनकी मौत हो गई थी दोस्तों, मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर वीवी गिरी। चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही है दोस्तों। फटाफट से कमेंट आप हमें कर सकते हैं ऑप्शन लिख करके। आप अपनी भी तैयारी को परख सकते हैं इन सेशंस के माध्यम से दोस्तों। जो कि लाइव सेशन हमारा शाम को 7 बजे आता है, और आज इसको आपको ये सेशन में गड़बड़ी होने की वजह से ये आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों। पूरा देखिएगा वीडियो, लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो।
तो भारत के जो राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी, वह थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत के ये तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे और ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे भारत के। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि कितने नंबर के राष्ट्रपति थे, तो भारत के तो तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। दूसरा फैक्ट ये आता है कि यह पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे दोस्तों, और इनका जो कार्यकाल था 1967 से लेकर कितना था दोस्तों, 1969 तक का इनका कार्यकाल था। लगभग 2 वर्ष तक इन्होंने अपने पद पर कार्यभार किया था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने? ऑप्शन ए एलोरा, ऑप्शन बी एलिफेंटा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं तो कहाँ कहाँ मिलते हैं दोस्तों, कमेंट कर सकते हैं आप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सी, ए और 1 और 2 दोनों। तो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट कालीन जो स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं दोस्तों, एलोरा और एलिफेंटा दोनों ही गुफाओं में मिलते हैं। एलोरा जो है दोस्तों औरंगाबाद जिले में महाराष्ट्र में स्थित है और ये यूनेस्को की विश्व विरासत में भी है। और ये एलिफेंटा है, ये भी विश्व विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है दोस्तों। एलिफेंटा की जहाँ तक बात करते हैं, इसमें 7 गुफाएं हैं, जिसमें 5 हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं और 2 बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं दोस्तों। ये 7 में से 5 हिंदू धर्म से संबंध रखती हैं और 2 बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं। और 1987 में दोस्तों, 1987 में विश्व विरासत सूची में एलिफेंटा को भी शामिल किया जा चुका है दोस्तों। तो राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने दोस्तों, एलिफेंटा और एलोरा दोनों ही इसके आंसर सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषसिद्धि के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम, ऑप्शन बी है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। यहाँ पे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, वो आपको बताना है फटाफट से। तो ऐसा कौन सा कानून था और किस अधिनियम के अंतर्गत था जिसमें कि बिना किसी दोष सिद्धि के जो विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया था? यानी बिना किसी भी जुर्म के भी किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को सरकार जो है गिरफ्तार कर सकती है, उसे सर्च कर सकती है। तो दोस्तों वह था आपका 1919 का रॉलेट अधिनियम था दोस्तों। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस जो अधिनियम था वह 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था। इसको पारित करने का जो दोस्तों उद्देश्य था, इसको पारित करने का जो उद्देश्य था दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से इसको पारित किया गया था। यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन अपना पुरजोर स्थिति में था और उसको कुचलने के लिए ही ब्रिटिश सरकार ने इसको पारित किया था। और दोस्तों इसमें होता क्या था कि पुलिस को बिना किसी वारंट के किसी भी जगह को सर्च के आदेश दिए गए थे। और दूसरा इसका आता है दोस्तों, इसका जो नाम पड़ा था इस अधिनियम का, वह काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो काला कानून कौन सा अधिनियम था? तो 1919 का रॉलेट अधिनियम था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था वल्लभ भाई पटेल ने, श्री राजगोपालाचारी ने, सुभाष चंद्र बोस ने और JL नेहरू ने। ये बताइए फटाफट से, क्या किसने कहा था राष्ट्रपिता सबसे पहले? तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहले महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। सरदार पटेल की जब तक बात करते हैं तो यह पहले उप प्रधानमंत्री थे भारत के, पहले उप प्रधानमंत्री थे भारत के। और इनका जो पूरा नाम था वल्लभ भाई जुबेर भाई पटेल, इनका पूरा नाम था। अब श्री राजगोपालाचारी की जब बात करते हैं तो स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल थे दोस्तों। ये स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे दोस्तों, जो कि भारत के नहीं थे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की, तो इन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता था और आज़ाद हिंद फौज का इन्होंने गठन किया था दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करते हैं तो यह पहले प्रधानमंत्री रहे थे और सबसे अधिक समय तक के लिए प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहने वाले अब तक के प्रधानमंत्री थे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम
किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था? ऑप्शंस दे रखे हैं, मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन सी जहांदार शाह, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो चार ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन सही करना है दोस्तों, एक आंसर टिक करना है। तो यहाँ पर जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से राज सिंहासन पर बैठे थे? आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है दोस्तों, फटाफट से जल्दी बता दीजिएगा कमेंट करके। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह जफर के नाम से सिंहासन पर बैठा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? किसने फारसी में अपनी आत्मकथा लिखी थी दोस्तों? बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने। चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट है। फटाफट से इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। तो कौन सा मुगल बादशाह था जिसमें अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो दोस्तों जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर का अगर पूरा नाम जानने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम, नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर का जो वास्तविक नाम था वह था। और जहांगीर के नाम से यह राज सिंहासन पर बैठा था दोस्तों, इसीलिए इसका नाम जहांगीर के नाम से जाना जाता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चार मीनार स्थित है, तो चार मीनार दोस्तों कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, अहमदनगर में, अहमदाबाद में, सीकरी में। सीकरी यहाँ पर दोस्तों है, फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा के पास में है। और चार मीनार स्थित है कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, अहमदनगर में और अहमदाबाद में और सीकरी में। तो दोस्तों यहाँ पर चार मीनार जो स्थित है, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। हैदराबाद में चार मीनार स्थित है, आपको ये एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी जो हाइट है दोस्तों, इसकी जो हाइट है 48.7 मीटर की है दोस्तों इसकी हाइट। और इसको अगर फीट में कन्वर्ट किया जाए तो 160 फीट है इसकी हाइट दोस्तों। और यह बनवाई किसने थी दोस्तों? तो मोहम्मद कुली कुतुब साहब ने इसको बनवाया था। और यह 1591 ईस्वी में बनी हुई एक मस्जिद है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में 20 रुपये एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए करेंसी प्रेस नोट नासिक रोड, ऑप्शन बी करेंसी प्रेस नोट देवास, ऑप्शन सी सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 20 रुपये से अधिक उच्च वर्ग के नोटों की जो छपाई होती है वह करेंसी प्रेस नोट देवास में होती है। अब दोस्तों देवास की बात करते हैं कि देवास कहाँ पर है। तो देवास मध्य प्रदेश का एक शहर है। देवास कहाँ का शहर है? मध्य प्रदेश का शहर है। मध्य प्रदेश की बात आती है तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है दोस्तों वह भोपाल है। मध्य प्रदेश के सीएम की बात करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान है। और शिवराज सिंह हैं दोस्तों। और गवर्नर की अगर बात करते हैं तो गंगूभाई सी पटेल हैं, यानी गंगूभाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। इंदौर को स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे शीर्ष स्थान पर, जब से स्वच्छता सर्वेक्षण पेश किया जाता है तब से वह अपना शीर्ष स्थान नियमित रूप से बनाए हुए है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। तो ऑप्शंस दे रखे हैं। जो सिंधु सभ्यता के स्थल अफगानिस्तान में हैं जो संबंधित हैं, और मुडीगाक है, सुरतोगोई है, देहमोरासी गुड़ई है और इनमें से सभी हैं। तो चारों ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट आंसर हैं दोस्तों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। तो तीनों हैं, ए बी सी तीनों स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं अफगानिस्तान में। मुंडीगाक, सुरतोगोई और देहमोरासी गुड़ई। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों, भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व कहाँ से प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए यात्री किराए से, ऑप्शन बी माल ढुलाई से, ऑप्शन सी पथकर से, ऑप्शन डी यात्री कर से। तो किसमें से सबसे अधिक इनको राजस्व की प्राप्ति होती है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर रेलवे की। भारतीय रेलवे सबसे बड़ा उपक्रम है भारतीय सरकार का। और इसकी जो कुल लंबाई है भारतीय रेलवे की वह 67,415 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है दोस्तों। इसका जो हेडक्वार्टर है वह दोस्तों न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है दोस्तों। सर्वप्रथम बम्बई से ठाणे के मध्य में ये रेल चली थी। और दूसरा है सर, भारतीय रेलवे का जो
मंत्री हैं दोस्तों वह अश्वनी वैष्णव हैं। भारतीय रेल के 18 जोन हैं और सबसे लास्ट का जो जोन है दोस्तों वह कोलकाता मेट्रो को एक जोन बना दिया गया है। और इसमें 3 तरह की प्रणालियाँ हैं दोस्तों। रेल से रेल की दूरियों की जो 3 तरह की रेलवे लाइन हैं भारत के अंदर, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। इनके बारे में दोस्तों मैं पिछले सेशंस में बता चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन सेशंस को जाकर देख लीजिए, आपको वहाँ पर इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे इसका करेक्ट आंसर है माल ढुलाई से सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है भारतीय रेलवे को। जो माल की ढुलाई होती है, मालगाड़ियाँ जो चलती हैं उनसे सबसे ज़्यादा राजस्व मिलता है दोस्तों। ये आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेताश्वर संप्रदाय के संपादक थे, तो कौन थे श्वेताश्वर संप्रदाय के संपादक? आपको बताना। ऑप्शन ए स्थूलभद्र, ऑप्शन बी है भद्रबाहु, ऑप्शन सी कालकाचार्य, ऑप्शन डी देवऋषि क्षमा श्रवण। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर स्थूलभद्र हो जाएगा। स्थूलभद्र जो थे जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। और यह भद्रबाहु के कौन थे दोस्तों? यह भद्रबाहु के शिष्य थे। कौन थे दोस्तों? यह भद्रबाहु के शिष्य थे। तो दोस्तों ये टॉप 20 क्वेश्चंस थे। अब एक क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था उसका आंसर आपको बताना था। इसमें दोस्तों बताना है आपको इसका आंसर। भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो महादेवी वर्मा, ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त। 4 में से आपको करेक्ट आंसर हमें कमेंट करके बताना है दोस्तों। आने वाले सेशन में इसका आंसर भी आपको बताया जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे दोस्तों वह भी आपको बताए जाएंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या है। दूसरा आपको बता दें कि इससे पिछले सेशन में हमने एक आंसर पूछा था, जियो और जीने दो किसने लिखा है, किसने कहा था? तो दोस्तों महावीर स्वामी जी ने कहा था जियो और जीने दो। उससे भी रिलेटेड जो सेशन है हमारा उसको भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए सेशन में इतना ही। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। ये वीडियो आपके लिए वो था जिसका जो सेशन था वो क्लियर नहीं हो पाया था, वॉइस की प्रॉब्लम हो गई थी, इसी वजह से सेशन को लगाया गया। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप यदि मैथमेटिक्स में, जनरल मैथमेटिक्स में बेसिक से अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पर बने रहिए। इस चैनल पर विशेष तौर पर आपके लिए मैथमेटिक्स की भी तैयारी कराई जाती है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।